जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी हम लोगों ने पहले ये सोचा था कि हम लोग इस सेशन को करेंगे प्रेजेंटेशन के हवाले से। फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, इनफॉर्मल रखना चाहते हैं। और मकसद जो है वो इस सेशन का, इस गेट टुगेदर का, वो यही है कि आपके जहन में जो जो क्वेश्चंस हैं अरामको की रिक्रूटमेंट के हवाले से, वहाँ की जॉब इन्वायरमेंट के हवाले से, या उसमें जो भी जहन में आता है कि अगर हम लोगों की जॉब हो जाती है तो सैलरी पैकेज क्या होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम ऑन रिकॉर्ड नहीं लेके आ सकते। वो आप सेपरेट अगर पूछेंगे तो हम आपको इंशाल्लाह उसको उसके बारे में बात कर लेंगे हम सब लोग, जो भी होगा। लेकिन जो चीज़ ऑन एयर जा रही है या रिकॉर्ड में आ रही है, वो हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं। और इस वजह से मैंने रिक्वेस्ट की थी हम आपको कि आप इसको रिकॉर्ड कर लें, ताकि हम यूट्यूब चैनल पे वो क्वेश्चंस जो आप लोगों के जहन में हैं और वो जो दोबारा से रिपीट ना करने पड़े, तो वो एक दफ़ा रिकॉर्डिंग में आ जाए। तो मैं स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, मसूद अहमद। मैं हाइजीनिस्ट हूँ यहाँ ओंटारियो में तकरीबन 15 साल से, और यहाँ एक गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्लिनिक्स फॉर ओंटारियो वर्कर्स, उसमें एज अ हाइजीनिस्ट काम करता हूँ। तो ये मुख्तसर मेरा इंट्रोडक्शन है। नाइस टू सी यू ऑल ऑफ यू। जी वेलकम मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे गायबाना तारुफ जो है वो हो चुका हुआ है। इनाम भाई से गालबन उन्होंने आपका जिक्र किया था, तो जी बहुत जी शुक्रिया सर। बहुत थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है मशहूर भाई। मेरा नाम इनाम जान है, एल्बर्टा में रहता हूँ, एडमिंटन में, और काम में करता हूँ अभी इस वक्त कॉपर गोल्ड माइन है, कॉपर ज़्यादा है यूकॉन टेरिटरी में, इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट। और थैंक यू एवरीवन, स्पेशल मसूद साहब, जाहिद साहब जो मेरे हाइजीनिस्ट फ्रेंड हैं, उनको मैसेज करते रहता हूँ टिप्स के लिए और हेल्प भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी हमारी कम्युनिटी है। आई नो मसूद साहब फॉर द लॉन्ग टाइम बिकॉज वी हैव वन कॉमन फ्रेंड, यहाँ फार्मासिस्ट है एडमिंटन में। तो वो मसूद साहब के क्लोज फ्रेंड है, और हमेशा इस जब मैं जाता हूँ तो जिक्र होता रहता है मसूद साहब का। मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊंगा। जी प्लीज। हमाद मुजफ्फर, मैं ग्रुप का एडमिन भी हूँ, और मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और इस वक्त एडीएम में मैं काम कर रहा हूँ लास्ट 10 मंथ से। थैंक यू। मैं नेक्स्ट जाता हूँ, उमर शुजा हेयर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराने का, और ऑल्सो जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया गया है, तो बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। लाइक पहले नहीं था, काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड एफर्ट्स हो रहे थे, बट मीन ये बहुत अच्छा है सबको जो है एक सेंट्रल लोकेशन पे लाने का, और जो नॉलेज शेयरिंग होती है, इट्स वेरी नाइस। और मेरा इंट्रोडक्शन, मैं बेसिकली केमिकल इंजीनियर हूँ, और मेरा मोस्टली एक्सपीरियंस पेट्रोकेमिकल में है, एंग्रो में, साबिक में, और फिर यहाँ कनाडा में 2017 में आया था। तो यहाँ पे ब्रीफ पब्लिक हेल्थ का एक्सपीरियंस है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग का, शिंगल मैन्युफैक्चरिंग में। और अभी लास्ट ईयर जो है मैं ये रीजनल म्यूनिसिपैलिटी ऑफ हॉल्टन जो है, तो उसमें ज्वाइन किया हूँ एज प्रोजेक्ट मैनेजर रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो मोस्टली ये कि फैसिलिटीज़ की जो रेगुलेटरी कंप्लायंस होती है, फायर सेफ्टी प्लान, एस्बेस्टॉस मैनेजमेंट, और ऑल रिलेटेड टू फैसिलिटीज़, और उसमें एक कंपोनेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का भी है। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। काफ़ी लोगों से तो मुलाकात है मेरी, लेकिन मेरे में जो अल्बर्टा के दोस्त हैं उनसे नहीं है। जफर महमूद मेरा नाम है। बेसिकली केमिकल इंजीनियर, और इंडस्ट्री में अब 20 साल हो गए ऑलमोस्ट। एंग्रो, BHP बिलिटन, फातिमा ग्रुप, मेनली इन पाकिस्तान। और हियर इन कनाडा बीन 5 इयर्स। रिसेंटली मैंने अभी एनवायरनमेंट और बिजनेस स्टडीज के अंदर मास्टर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से, और लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग दिस कम्युनिटी मोर फ्रूटफुल। और हम आपके साथ डिस्कशन रहती रही है इस बारे में भी कि यार किस तरह इसको आगे बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल में मुबशर की इंक्लूजन के बाद थोड़ा सा और इसके अंदर जान आई है। तो इंशाल्लाह we'll see more events like these, more information sharing, और looking forward to that. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम इमरान सईद है, और
बेसिकली केमिकल इंजीनियर हूँ पाकिस्तान से। और पाकिस्तान में जो मेरा एक्सपीरियंस है मोस्टली पेट्रोकेमिकल, पावर जनरेशन, लाइक पावर जनरेशन में एस लालपी एंग्रो केमिकल्स में हूँ। उसके बाद सीमेंस सऊदी अरेबिया में जॉब की मैंने। और अभी 2017 से मैं कनाडा में हूँ, जहाँ पे मैं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है साफरान, यहाँ पे मैं हूँ एज HSC स्पेशलिस्ट जॉब कर रहा हूँ। Assalamu alaikum. This is Junaid from Pakistan. Actually, मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो यही है कि फ़िलहाल तो अभी मैं कनाडा में नहीं हूँ, लेकिन मुझे SINP से नॉमिनेशन आ गया है और IRCC में भी मैंने अप्लाई कर दिया है। With regards to HSC, I am in the field of HSC since 2012. पाकिस्तान का भी एक्सपीरियंस है और सऊदी अरामको, सऊदी शेवरॉन। Right now, I am in the ENI Pakistan, or almost I have 11 to 12 years of experience. इकबाल मोहम्मद इकबाल और अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में यहाँ काफ़ी दोस्तों से मेरा राब्ता रहता है। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ पाकिस्तान से, फिर IBA से MBA भी किया है, पाकिस्तान में काम किया है, शेवरॉन में, BHP बिलिटन में, और शेवरॉन ही के तहत कुछ असाइनमेंट्स मैंने अफ्रीका में भी किए हैं। उसके बाद देन 2014 में कनाडा आ गया था, तो हस्की एनर्जी में एज ए टीम लीड था। देन इंपीरियल ऑयल और कुछ वर्ल्ड बैंक के मैंने प्रोजेक्ट्स किए। उसके बाद अभी मैं इस वक्त रियाद सऊदी अरब में हूँ, सऊदी इलेक्ट्रिक एज ए कंसल्टेंट। तो ये तारुफ है जनाब। मैं 22 साल तजुर्बा हो चुका है इसी ऑयल एंड गैस और हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, प्रोसेस सेफ्टी एंड मोस्टली ऑक्यूपेशनल साइड। तो ये तारुफ है दूसरे दोस्तों के लिए जो जिनसे राब्ता नहीं है। जी माशाल्लाह इकबाल साहब, आपने राब्ता किया था मेरे साथ भी और अच्छा हुआ कि ग्रुप का सेशन एक बन गया। तो माशाल्लाह वो क्या कहते हैं, उम्र गुजरी है दश्त की सयाही में। 22-25 साल का एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी माशाल्लाह गुड एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा प्रोफाइल है आपका। बहुत अच्छी अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में आपने काम किया। विश यू बेस्ट ऑफ लक सर। So thank you so much for the host actually। मैं पाकिस्तान से हूँ, केमिकल इंजीनियर, और अराउंड 8 years since 2015 मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशंस और जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं। तो उधर मेरा अच्छा टाइम गुजरा है, 8 से 9 years। और उसके बाद अभी रिसेंटली आई हैव एनरोल्ड इन मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर। तो मैं रिसेंटली मूव हूँ मई में। तो सो फार आई एम गोइंग थ्रू द इंटरव्यूज और जॉब हंटिंग चल रही है और प्रोग्राम हैज टू बी एंड इन अगस्त 2024। तो बहुत अच्छा लगा सबको एक प्लेटफॉर्म पे देख के, स्पेशली पाकिस्तानीज और मोस्टली इन कनाडा दे हैव बीन अलाइंड। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दैट दीस काइंड ऑफ इवेंट्स and you all experts over here can guide especially the youth which is coming right now, which is being graduated। और हमारे लिए तो एक बहुत अच्छी एक गाइडलाइन और प्लेटफॉर्म मिल जाएगा हमें कि जहाँ पे हम कैनेडियन मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकें। थैंक यू सो मच। इस चीज़ से कि अरामको की जो हायरिंग है उसका प्रोसेस क्या है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो जो क्वेश्चंस आपके आते जाएंगे उन क्वेश्चंस के अंदर से फिर मैं मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो उससे रिलेटेड होंगी वो इनफॉर्मल वे में हम लोग आपस में शेयर करते रहेंगे। अरामको के हवाले से एक चीज़ आप जहन में रखें कि अरामको जो है वो बहुत ज़्यादा हायरिंग करती है उन पासपोर्ट्स को जो USA पासपोर्ट होल्डर हैं, कनाडा के पासपोर्ट होल्डर हैं, यूरोपियन कंट्रीज के होल्डर हैं। आप देखें कि एक इंटरव्यू में हमें उन्हें बताया कि जी जो हमारा ये हायरिंग सेशन चल रहा है, इस सेशन में तकरीबन 100 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ अरामको के अंदर काम कर रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर तरह से वो चल रहे हैं। जो लो लेवल की जॉब है उसके लिए इनके पास सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बहुत बड़े ग्रुप्स हैं इनके। तमीमी एक ग्रुप है, उसके अंदर हम आज जानते होंगे या बाकी लोग जानते होंगे जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। इकबाल साहब भी इससे फेमिलियर होंगे। बहुत ज़्यादा सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लेकिन जो मेन प्लेयर है वो अरामको है। इनकी बेशुमार फैसिलिटीज़ हैं, 65,000 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉई हैं, अपना एयरपोर्ट है इनका और हज़ारों के तादाद में इनकी ट्रांसपोर्टेशन बसेज़ हैं अरामको की।
यू ड्राइव सिस्टम है इनका, जो कि हज़ारों की तादाद में, यूजुअली ये फोर्ड को ही हायर करते हैं। तो फोर्ड की सारी गाड़ियाँ इनकी, घरों के निज़ाम में हज़ारों घर हैं इनके, लाखों घर हैं बल्कि इनके, जो इन्होंने बनाए हुए हैं अपनी कम्युनिटीज़ में। तो जो लो लेवल जॉब है वो उनकी तरफ इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर्स रखे हुए हैं। कुछ लोग राब्ता करते हैं, जी हम फोरमैन आना चाह रहे हैं या हम ये आना चाह रहे हैं। नहीं, ये प्रेफर करते हैं कि उस लेवल पे भी ये लोग अपने ही लोगों को हायर करें। तो पासपोर्ट जो है वो बहुत अहम फैक्टर है इसके अंदर। अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, यूएसए पासपोर्ट है, यूके का पासपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है, यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट है, तो आप सही जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। उसका जो आपको रिटर्न होगा ग्लोबल पैकेज में वो बहुत अच्छा होगा। तो ये आप ज़हन में रखें कि अगर कोई दोस्त ये चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान पासपोर्ट से ट्राई करेंगे, ट्राई करने में हर्ज नहीं है। कुछ लोग, कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं, जैसे हमारे यूसुफ शेख साहब हैं टोरंटो में, वो रिटायरमेंट के बाद वापस आ चुके हुए हैं। अगर आप में से कोई जानता हो वहाँ पे, तो वो अभी वापस आ गए हुए हैं टोरंटो में। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट से ही आए थे। अगर आप यहाँ पे हैं और आपके पास पीआर है, तब भी आपकी हायरिंग हो सकती है, क्योंकि वो आपको कनाडा का ही सिटीजन तस्वर करते हैं। मेरे केस में भी जब मैंने अरामको ज्वाइन की थी, तो मैंने कैनेडियन पासपोर्ट पे नहीं की थी, मेरे पास पीआर कार्ड था। मैं यहाँ आया था 2004 में, और 2010 में मेरी जॉब हुई थी। मैं टू एंड फ्रो रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ में। जापान के अंदर मेरी असाइनमेंट्स थी, मैं जेजीसी में काम किया है, टेक्निक में काम किया है मैंने। इसके अलावा डिफरेंट कंपनीज में काम, 35 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में जाता रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि पीआर कार्ड भी है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी आपको किसी किस्म का कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, आप उसको एतमाद के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ज़हन में ये है कि ये लोग, जैसे मेरे केस में इन्होंने मुझे ईमेल भेजी कि जी आपका रिज्यूमे जो है वो हमें उस दौर में 2010 में monster.ca कुछ समथिंग इस तरह का कोई वेबसाइट थी, वहाँ से हमने पिक किया है। तो इस तरह से ये लोग हायरिंग करते हैं। लेकिन वंस यू बिकम द पार्ट ऑफ वर्चुअल टीम, जफर भाई, फिर आपको एक पैनल में डाल दिया जाता है। जैसे मैं और हमाद और बाकी लोगों को वीकली बेस के ऊपर इनकी जॉब्स आ रही होती हैं ईमेल के थ्रू। तो जैसे ही आप इनके रिक्रूटमेंट सिस्टम में आ जाते हैं, तो फिर आपको वीकली जॉब्स भेजना शुरू कर देते हैं ईमेल की सूरत में कि जी ये जॉब्स हैं, आप आपके करियर से रिलेटेड, आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड, तो आप इसमें आ जाएं। अब आपने ये बात की तो मेरे ज़हन में आया कि जो अरामको का सेटअप है उसको समझना ज़रूरी है अप्लाई करने से पहले, एज ए सेफ्टी इंजीनियर या ऐसी सेफ्टी कोऑर्डिनेटर या एज ए सेफ्टी स्पेशलिस्ट। उसको समझना ज़रूरी है। उसको समझने के लिए समझें कि वहाँ पे 2 एंटिटीज़ हैं, जो मेन ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं सेफ्टी के अंदर। एक कहलाता है सेफ्टी कंप्लायंस। जब आप जॉब देखेंगे तो आपको ये 2 चीज़ें नज़र आएँगी। एक है सेफ्टी कंप्लायंस ग्रुप। जो सेफ्टी कंप्लायंस ग्रुप है, वो कैसे काम करता है उसको समझें, और उसके लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। तो दूसरा जो मेन ग्रुप है, वो मेन ग्रुप है लॉस प्रिवेंशन का। एलपीडी कहते हैं उसको, लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट। तो हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट का कंसेप्ट है वो नहीं है। यहाँ पे डिपार्टमेंट एक मुकम्मल एडमिन एरिया है। अगर यहाँ पे ये बात करते हैं एलपीडी, लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट, तो ये मुकम्मल एक एडमिन एरिया है। पूरा एक ग्रुप है, बहुत पावरफुल ग्रुप है, इस हवाले से कि सेफ्टी कंप्लायंस को भी एलपीडी को फॉलो करना पड़ता है। एलपीडी क्या काम करती है? एलपीडी जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपको सेफ्टी के अंदर, जैसे आपको वर्क परमिट को रिवाइज करना है, आपको एक्सकवेशन के प्रोसीजर्स को रिवाइज करना है, आपको फॉल प्रोटेक्शन के प्रोसीजर्स को रिवाइज करना है, उसके अंदर ये लोग काम करते हैं। आपको देखना है कि जो फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको जर्नी मैनेजमेंट का इशू है आपका, तो आपको कहा जाएगा लॉस प्रिवेंशन को कि आप इसके ऊपर काम करें। लॉस प्रिवेंशन के अंदर हायरिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। उसकी मेन वजह यह है कि बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ जो आते हैं अरामको के अंदर, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, कब तक वो रहना चाहते हैं अरामको के अंदर, और फिर वो कितने साल का टारगेट बना के आते हैं और कितने साल बाद उन्होंने वापस जाना होता है, क्यों वापस जाना होता है। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस प्रिवेंशन ग्रुप जो है वो हाई रहता है, और जो सेफ्टी कंप्लायंस है, ये वो लोग हैं जो जितने भी ऑपरेशन साइट के ऊपर काम हो रहे हैं, उन ऑपरेशन साइट्स के ऊपर ये लोग अपनी कोऑर्डिनेशन करते हैं। इनका रोल जो है वो कोऑर्डिनेशन का रोल है। सेफ्टी कंप्लायंस ग्रुप इसको कहते हैं। ये लोग अमूमन किसी न किसी ऑपरेशन मैनेजर के अंडर काम कर रहे होते हैं, साइट्स पे होते हैं,
या ये एडमिन एरिया में होते हैं लेकिन साइट्स पे चले जाते हैं। अब एडमिन एरिया क्या चीज है? एडमिन एरियाज वो स्पेशलाइज्ड ग्रुप हैं, जैसे हमारे जो यहाँ पे दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त ने कहा कि जी वो पावर सिस्टम में, एक दोस्त ने कहा कि वो केमिकल में, एक दोस्त ने कहा कि वो प्रोसेस सेफ्टी में, एक दोस्त ने कहा कि वो ऑयल एंड गैस में प्योरली, जैसे कि रिफाइनरीज का सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम है। तो जो एडमिन एरियाज हैं ये वो स्पेशलाइज्ड ग्रुप हैं अरामको के अंदर, जहां पे सेफ्टी कोऑर्डिनेटर्स की, सेफ्टी इंजीनियर्स की और सेफ्टी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन इनकी डेजिग्नेशन डिफरेंट होती हैं। अगर आपको लेटर इशू कर दिया जाए, ऑफर लेटर इशू कर दिया जाए, और उस ऑफर लेटर के अंदर होगा कि जी आपको फील्ड स्पेशलिस्ट ग्रुप, फील्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर हायर किया जा रहा है, या फील्ड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हायर किया जा रहा है, या सेफ्टी फील्ड ऑपरेटर के तौर पे हायर किया जाता है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी डेजिग्नेशंस हैं जो कि इन्होंने अप्रूव करवाई होती हैं वहां से वीजा के लिए, और उसके अंडर ही आपको लेके आते हैं। और वो आपको नहीं देखना, आपको ये देखना है कि सैलरी पैकेज क्या है। आपके लिए क्या मैटर करता है ऑफर लेटर में? आपके लिए मैटर करता है कि ग्रेड क्या दिया जा रहा है। ये बात समझने की है और इसको समझना बहुत जरूरी है कि 11 ग्रेड और इससे नीचे वाली जॉब हमने नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है 5+ ईयर, उसके लिए 11 के नीचे हम नहीं जाएंगे। उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके जो क्लब हैं वो डिफरेंट हैं, उनको जो फैसिलिटीज दी जाती हैं डिफरेंट है, उनको घरों के अंदर जो अकोमोडेशन दी जाती है वो डिफरेंट है। 11+ के अकोमोडेशन ही डिफरेंट है। इवन के वहाँ के जो पार्क्स हैं, कुछ मेरी वीडियोस हैं जिसमें मैंने पार्क्स भी कवर किए हैं, बीचेस कवर किए हैं। उन बीचेस के ऊपर या उन जो अकोमोडेशन की जो जगह हैं, वो या कुछ पार्क्स ऐसे हैं, या जो कुछ स्विमिंग पूल्स ऐसे हैं, या कुछ ऐसे जिम्स हैं जिनके अंदर 11+ को एंट्री ही नहीं दी जाती। सो ये आपने ये समझना है। और उनकी सैलरी पैकेज भी लो है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लो है, और उनकी अकोमोडेशन बाहर रखी जाती है। तो ये आपने जहन में रखना है कि उनकी जो पैकेजेस हैं सैलरी के वो कम हैं, और इसके अलावा उनको जो फैसिलिटीज दी जाती हैं वो कम हैं। उनको सीनियर के अंदर नहीं लेके आया जा सकता। जी जफर साहब, आपका क्वेश्चन प्लीज। जी थैंक यू मुबशर, आपने इतना अच्छा इसको ब्रीफ किया। मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी थी आपसे, मे बी यू नो अबाउट इट। रिसेंटली बहुत ज्यादा एकदम से एक ड्राइव चली है अरामको हायरिंग की, बहुत ज्यादा इवेंट्स पैदल पे ये लोग कर रहे हैं। सो हैज देयर बीन एनी चेंज इन देयर बिजनेस मॉडल? और मैंने सुना सैबिक को भी इन्होंने ले लिया है और एक्सपैंड भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हायरिंग उस लिहाज से भी हो सकती है, लेकिन यू माइट नो मोर। द अदर थिंग आई वांटेड टू आस्क वाज कि जो एलपीडी है इसके, क्योंकि मेरा एक इंटरव्यू हो चुका है अरामको में 2021 में, और मैंने वो पाकिस्तानी, उस वक्त मुझे नहीं इस चीज़ का इदराक था कि मैं पीआर पे कर सकता हूँ, मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट दे दिया था, तो फिर वो हायरिंग क्लोज हो गई थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि देयर 7 कैंप्स जहाँ एलपीडी को पोजीशन किया जाता है, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा अगर आप बता। थैंक यू। जी जफर साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड थैंक यू वेरी मच। आपने ये क्वेश्चन पूछा ताकि मुझे और इंफॉर्मेशन अपने सबकॉन्शियस से रिट्रीव करने का और आप शेयर करने का मौका मिल गया। सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये है कि क्या चेंजेस आई हैं उनके बिजनेस ग्रुप के अंदर, और क्या कुछ हुआ है जब से इन्होंने अरामको को पब्लिक किया है और अपने शेयर्स मार्केट में लेके आए हैं। उसके बाद हर चीज़ बदल गई है। उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको इन्होंने निकाल दिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्टर्स थे जिनको निकाल दिया। बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग थे जिनको सीधा सीधा इन्होंने कह दिया कि जी नो मोर रिक्वायर्ड, थैंक यू वेरी मच। उसकी वजह क्या थी? जब कोई भी कंपनी पब्लिक में जाती है तो उसका जो माइंड सेट है, उसकी जो प्रेपरेशन है वो डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद फिर उन्होंने थर्ड पार्टीज हायर करनी होती हैं। उसके बाद इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट खोली। बहुत ज़्यादा जॉब्स आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आएंगी जो सेफ्टी से रिलेटेड लोग नहीं हैं, जो कि पहले से भी R&D एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन ये R&D इन्होंने नया बनाया। क्यों किया इन्होंने ऐसा? कि ये खुद अपनी रिसर्च करना चाह रहे हैं, खुद उसके अंदर काम करना चाह रहे हैं, और उसके अंदर रिक्रूटमेंट्स भी हो रही हैं। इसके अलावा सदारा आपने बात की है, सदारा इन्होंने की है, सैबिक इन्होंने खरीदी है। सदारा जो है वो केमिकल की, वो इनके पास है, उसको ले रहे हैं, और बल्कि उसका जो VP है वो गोरा ही रखा हुआ है।
हाई लेवल के ऊपर हमारी रिक्रूटमेंट नहीं होती। अगर आप ये समझते हैं कि आपको मैनेजर बना दिया जाएगा तो भूल जाएं, ऐसा नहीं होगा। ये अपने ही ग्रुप को लेते हैं, अपने ही ग्रुप को लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों की हायरिंग नहीं होती, अनटिल अनलेस उनको कोई और नहीं मिल रहा तो वो करेंगे, क्योंकि पैसा और डॉलर्स इनके लिए इशू नहीं है, इनके लिए सैलरी देना इशू नहीं है, इनके पास बहुत बहुत वसाइल है। इनको चाहिए कॉम्पिटेंट आदमी जो इनका काम कर सके, लेकिन इन्होंने अपने प्रोफाइल में, रिकॉर्ड में ये भी शो करना होता है कि इतने अमेरिकन हैं, इतने हमारे पास कैनेडियंस हैं, इतने हमारे पास यूके के हैं, इतने ऑस्ट्रेलिया के हैं। उस टीम को भी मेंटेन करते हैं, उस डाइवर्सिटी के ग्रुप को भी, जो कि हर एचआर ग्रुप का होता है, वो ये करते ही करते हैं। इसके अलावा और बहुत सी चेंजेस आई हैं। वो चेंजेस ये भी हो सकती हैं जो हमने रियलाइज किया कि बहुत ज्यादा लोग रिजाइन करना चाह रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से वो स्टक हो चुके हुए थे। हजारों की तादाद में लोग थे, 65,000 एम्प्लॉइज से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं अरामको के अंदर। आप खुद सोचें कि वो क्या हो रहा है। मैं जिस एडमिन एरिया में था वो कहलाता है PDNT, पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड टर्मिनल। पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड टर्मिनल के अंदर ही हमारे तकरीबन 5,500 6,000 एम्प्लॉइज थे, और उसके अंदर 11 मैनेजर्स थे जिनको हम हेड कर रहे थे। मैं डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा था सीनियर VP को और VP को। अब ये सारे मैनेजर्स मेरे अंडर आते थे, और ये सारे मैनेजर्स पूरे के पूरे सऊदी अरब के ऊपर फैले हुए हैं। सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है। अब इसमें हम अगर देखना चाहें कि ये क्या रीजन है, तो दहरान का जो ग्रुप है, जो दमाम के पास है, जो बिल्कुल बहरीन के साथ लगता है, 15 मिनट की ड्राइव है बहरीन कोस्टल वे से, उसके पास ही इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। अमेरिकन एम्बेसी भी वहाँ पे है, ब्रिटिश स्कूल भी है। बच्चों के हवाले से आगे बात करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से स्कूल अच्छे हैं और आरामको इस हवाले से क्या क्या फैसिलिटीज देती है। इसके बाद ये ग्रुप है, ये ईस्टर्न ग्रुप कहलाता है। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप आता है वो ग्रुप है सेंट्रल ग्रुप, जिसको रियाद ग्रुप कहते हैं। ये सेंट्रल रीजन कहलाता है आरामको का। ये भी बहुत ज्यादा ऑयल एंड गैस स्टोरेज के हवाले से और इसके अलावा बाकी चीजों के हवाले से है। जो ज्यादा केमिकल का काम हो रहा है वो ज्यादा इधर हो रहा है, ईस्टर्न रीजन में दमाम का है, जुबेल का रीजन है। यहाँ पे इनके केमिकल्स के बहुत ज्यादा कंपनीज हैं सदारा के अंडर, जो कि बहुत न्यूली इक्विप्ड किस्म की, बड़ी हाई फाई किस्म की जापानीज को बुला के और स्पेनिश पीपल और पता नहीं क्या क्या इन्होंने टेक्नोलॉजीज वहां लगाई हैं। कमाल की वो केमिकल फैक्ट्री है और 1000 से ज्यादा केमिकल्स यहाँ पे बन रहे हैं। वो ज्यादा ईस्टर्न रीजन की तरफ है, जुबेल वाली साइड पे बनाया हुआ है। अब अगर आप जा रहे हैं सेंटर में, तो आप देखें कि ये जो आपका ग्रुप इन्होंने रिसेंटली खरीदा है, सैबिक वगैरह, ये सारा जो मेन इनके ग्रुप हैं वो सारे के सारे रियाद के अंदर ही बेस करते हैं। आप रियाद के अंदर से गुजर रहे होते हैं डाउनटाउन, तो आपको सैबिक की सबसे बड़ी बिल्डिंग नजर आती है लेफ्ट साइड पे जब आप गुजर रहे होते हैं, मक्का या मदीने की तरफ जा रहे होते हैं उम्रा करने के लिए। तो ये उनका ग्रुप वहां पे है। ये सेंट्रल रीजन कहलाता है, ये रियाद है। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, यहाँ पे भी एलोकेशन हो सकती है आप में से किसी की। इसके बाद आप चले जाते हैं वेस्टर्न को अच्छा नहीं समझा जाता कल्चर वाइज। मैंने 1 साल काम किया तकरीबन। वेस्टर्न क्या है, ये जद्दे का एरिया है। इसके बारे में एक अरबी का मकूला है, जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं वो कहते हैं जद्दा गैर। जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली हम कुरान की फजीलत की वजह से हम लोगों ने काफ़ी अरबी सीख ली है, और सीखनी चाहिए आपको। जब आप वहाँ पे हैं तो आपको सीखनी चाहिए। आप जाएंगे इंशाल्लाह ताला तो आप गौर करें कि ये क्या वर्ड है, कहाँ से है, इट्स नो मोर डिफरेंट, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो इनका एक मकूला आता था जद्दा गैर। जद्दा गैर का मतलब है कि यहाँ के लोग ही अजीबो गरीब हैं। तो वो क्या वजह है, जितना वो फॉरेन इन्फ्लुएंस से दूर होता है शहर, जैसे जद्दे की जॉब जो है, वहाँ आपको डिफिकल्टी का सामना ज्यादा करना पड़ता है। वहाँ पे कल्चरल डिफिकल्टीज ज्यादा हैं, वहाँ लोगों को कन्विंस करने का आपके पास जो है ना वो कम मार्जिन रहता है। वहाँ के लोग अजीबोगरीब बद्दू किस्म के लोग हैं, जो उनका सोचने का अंदाज टोटली डिफरेंट होता है बाकी लोगों से। उनके साथ काम करना भी चैलेंज है। कई दफा मेरी कन्फ्लिक्शन हुई। एक जब वहाँ पे कोई साहब थे अरब के, तो उनके साथ काफी चैलेंजेस रहे मेरे, उनके साथ काफी झगड़े हुए, मैनेजर्स को रिपोर्ट की। फिर फाइनली मैंने रिजाइन भी किया एक वक्त में आके कि यार मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। दैट वाज इन जद्दा, क्योंकि इन लोगों की समझने की ताकत डिफरेंट है। आप ये देखें कि हो क्या रहा है कि असाइनमेंट आप बना रहे हैं, और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड लेके आना चाह रहा हूँ। असाइनमेंट आप बना रहे हैं और कहता है कि जी नाम मेरा लिख दो इसके अंदर। तो आप कहते हैं कि यार असाइनमेंट मैंने बनाई है, एनालिसिस मैंने किया है, और मेरा सुपरवाइजर मुझे कह रहा है कि तुम इसके अंदर अपना मेरा नाम लिख दो। ये क्या हो रहा है? जब आपने कोई अप्रूवल लेना है, अप्रूवल के ऊपर वो बैठ जाता है, वो कहता है नहीं मैं अप्रूवल नहीं दूंगा जब तक तुम मेरा ये काम नहीं करोगे। बात हो रही है 2010 में। उसके बाद फिर इसने जो इनकलाब लेके आया वहां पे,
यहाँ के जो किंग हैं या जहाँ के जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट हैं, बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आए। इन्होंने वहाँ पे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया, बहुत साल पहले की बात है, और वहाँ से स्टार्ट होता होता इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनका हर दूसरा लड़का यंग जो आप देखेंगे वो किसी न किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। इनका ये तरीकाकार है कि इन्होंने ओपन कर दिया था कि आप जाएं, जाके वहां से आप एजुकेशन लेके आएं और वापस आके आप सऊदी अरब में काम करें। और उसके लिए अगर एक खातून जा रही हैं तो उनका महरम भी साथ, उनका भाई या जो उसका जो हस्बैंड है उसको भी गवर्नमेंट दे रही है स्कॉलरशिप कि जाओ इसके साथ जाओ। क्यों? क्योंकि वो महरम सिस्टम जो वहां पे इस्लाम के अंदर है उसमें उनको बेनिफिट्स हुआ। और अभी भी हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो बाहर असाइनमेंट्स कर रहे हैं उन स्कॉलरशिप के ऊपर जो वहां की गवर्नमेंट दे रही है। ये है नॉलेज ट्रांसफर का वो प्रोग्राम जिसके ऊपर इन्होंने किया। उसके बाद जो अब जो सूरत हाल है कल्चर वाइज अगर आप देखें, वो सूरत हाल ये है कि 2010 में हमें रेयरली कोई मिलती थी खातून जो कल्चर में काम कर रही होती थी। रेयरली हम देखते थे कि यार ये खातून गुजर के गई है यहाँ से। अब हमें रेयरली कोई बंदा मिलता है किसी ग्रुप के अंदर। इतनी ज्यादा इन्होंने खवातीन की हायरिंग की, विच इज अ पॉजिटिव स्टेप। इन्होंने ओपन कर दी, उनकी ड्राइविंग ओपन कर दी। और ऑब्वियसली मेरे ऑब्जेक्शन अक्सर रहते थे कि यार ये जो इनका दे रहे हैं, बल्कि मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया कि ये जो लाइसेंस दे रहे हैं बड़ी जल्दी दे रहे हैं, तो ये एक थ्रेट लेके आ रहे हैं रोड के ऊपर। एनी हाउ, ये वो कल्चरल चेंजेस हैं। बैक टू योर क्वेश्चन सर, बहुत ज्यादा एंटिटीज इन्होंने खरीदी हैं। ये अब ऑयल एंड गैस से हटकर दूसरी तरफ जा रहे हैं और इन्होंने ये कोई 10 साल पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। इनका अगर आप विजन देखें, 2030 विजन देखें, तो 2030 विजन के अंदर सबसे नंबर टॉप पे है सऊदीजाइजेशन। सऊदीजाइजेशन क्या है? सऊदीजाइजेशन का वो वर्ड है जो वहां हर मीटिंग में बोला जा रहा है, हर वीपी उसके ऊपर बात कर रहा है, हर वीटी उसको उन्होंने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रखा हुआ है और वो पूछते हैं कि जी आप बताएं कि कितने हमारे सऊदी हैं और कितने हमने एक्सपैट रखे हुए हैं और कितने एक्सपैट्स निकाल के हमने सऊदी लेके आने हैं। इनका जो एक हमारे साथ ही वहां पे दहरान में कुछ दोस्त थे जो ब्रिटिश एयर में वहां पे थे, एविएशन के अंदर। उस एविएशन के अंदर भी इनका एक अगले दिन अखबार में सुर्खी थी कि जी हमने इतने एक्सपैट निकाल दिए एंड प्राउडली से कि अब वो सारे के सारे सऊदी अरब जो हैं उस टेक्नोलॉजी के अंदर आ गए हैं। इनके जहन में ये है कि हम जो काम नहीं कर सकते वो हम बाहर से लोग मंगवाएंगे, उनकी नॉलेज ट्रांसफर लेंगे और उसके बाद उसको निकाल के अपने किसी बंदे को उसके ऊपर रख देंगे। और ये चैलेंज आपको वहां पे फेस करना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा नॉलेज के साथ वहां जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपका सुपरवाइजर जो है वो तो एक यंग सा लड़का है और उसको पता भी कुछ नहीं है और वो आपके ऊपर बैठा हुआ है और जो वो कह रहा है आपको करना पड़ रहा है। आप उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करो। तो आप उसे कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आप जॉब पे हैं। तो ये वो चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। 1 साल में, 2 साल में आप मे बी रेजिस्ट करें, मे बी आप अपसेट हों, मे बी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हों, लेकिन बाद में फिर आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपने कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, आपके ऑब्जेक्टिव्स लाइफ के अंदर क्या है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी कुछ भी हो जाए हम आराम को नहीं छोड़ना चाहते। सिक्योर जॉब है, पाकिस्तान के करीब है, मक्का और मदीना के अंदर हैं, आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज कर लेते हैं, बरकत है आपकी सैलरी के अंदर। बहुत ज्यादा अदर इश्यूज हैं जो आपने सेट करना है कि आप उसके हवाले से क्या करना चाह रहे हैं। ग्रेड के हवाले से जो मैंने बात की, आपका जो ग्रेड है वो 12 से स्टार्ट हो सकता है। आपको जो ऑफर आ सकती है वो बेस्ड अपॉन योर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 12 से स्टार्ट करेंगे वो, और 12 से ऊपर 13 तक, या अगर आपके पास 20 ईयर्स एक्सपीरियंस है या 15 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको नंबर ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से 14th ग्रेड भी दिया जा सकता है, जो कि बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रेड है। 15 ग्रेड से ऊपर मैंने किसी भी एक्सपर्ट को वहां जाते हुए नहीं देखा। किसी भी पोजीशन पे आप अपने आप को नहीं रख सकते सिवाय इसके कि आपका ग्रेड तो बढ़ रहा है। और आपको ये ओरिएंटेशन में बता दिया जाएगा जब आपको ह्यूस्टन में बुलाएंगे। आपकी हायरिंग का प्रोसेस ये होता है कि आपका पहले इंटरव्यू होता है जो एचआर रिसीव करती है, एजेंट के थ्रू जाएं या आप अपना रिज्यूमे वहां फेंक दें। आपको एचआर ग्रुप जो है वो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपसे राब्ता करेगा, चाहे वो विजुअल फिल्ट्रेशन हो आपके सीवी की या कुछ भी हो, वो आपके उस ग्रुप को आपके सीवी को लेगा और उसके बाद सेकंड स्टेप में वो आपके सीवी को भेज देगा एरिया मैनेजमेंट के पास। जब एरिया मैनेजमेंट की बात वो करते हैं, इसका मतलब ये है कि
वहां जाके आपने काम करना है, उस डिपार्टमेंट के लोगों को आपका सीवी चला जाता है, वो उस सीवी को देखते हैं, वहां फिर दोबारा फिल्ट्रेशन होती है, वहां फिर दोबारा फिल्टर किया जाता है, उसके अंदर से फिर एक नेक्स्ट इंटरव्यू होता है, चाहे वो ह्यूस्टन में करें। अब ये जो 3 या 4 दिन बाद जो इंटरव्यू हो रहा है सब जी प्लीज 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 सर, थैंक यू। इफ आई मे इंटरजेक्ट, एक तो इससे पहले कि आप एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की तरफ जाएं, वो जो डिस्कशन आप कर रहे थे एजुकेशन की, उसके बारे में सवाल के जो अरबी कंपलसरी थी, तो वहाँ पर ये गवर्नमेंट हाई स्कूल की बात है या प्राइवेट हाई स्कूल के अंदर भी आपको इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा कि अरबी भी पढ़नी है और दूसरी चीज़ें भी और जो मुश्किलात आएंगी? और दूसरा मेरा सवाल था एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का ही, कि जो आपने पोस्ट शेयर की थी व्हाट्सएप पे या किसी और ने, कि उसमें था कि बेस सैलरी देन बेनिफिट्स एंड देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सैलरी को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं? मतलब ये कि यहाँ तो जैसे होता है कि सैलरी है आपकी ग्रोस, फिर आपकी इनकम टैक्स है और फिर एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वहाँ पर किस तरह से करते हैं कि लमसम आपको सैलरी दे देंगे एंड देन यू टेक केयर ऑफ योर ओन बेनिफिट्स, और आपको या तो सैलरी भी मिलेगी और बेनिफिट्स भी होंगे? और ये एजुकेशन बेनिफिट भी सुना है कि ये भी कवर करते हैं बच्चों की एजुकेशन, सही बात है? और एक और इससे रिलेटेड सवाल मैं सारे एक साथ कर देता हूँ, कि जब किसी को जॉब ऑफर होती है तो वो कितना टाइम वो मांगते हैं ज्वाइन करने के लिए? यहाँ तो ये है कि विद इन 1 सिटी आप जॉब चेंज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, 2 वीक्स नोटिस चले गए। यहाँ पे आपको पता ही है कितनी बिलोंगिंग्स होती हैं लोगों की, तो कोई कंसिडरेशन होती है उनकी कि कोई नेगोशिएबल कोई डील होती है कि ठीक है आपको हम इतना टाइम देते हैं ज्वाइन करने के लिए, या फिर हार्ड एंड फास्ट के भाई यू हैव 2 वीक्स, लीव इट और ज्वाइन इट और लीव इट? जी सर, सर मैंने आपके तीनों क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला क्वेश्चन आपका एजुकेशन ईपीए के हवाले से है, दूसरा क्वेश्चन आपका सैलरी जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से है कि कैसे वो सेट करते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और तीसरा क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड आपका इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग का। ये 3 क्वेश्चंस हैं सर, ठीक है सर? ठीक, बिल्कुल ठीक। जी, जब मसूद साहब पहला क्वेश्चन की तरफ आते हैं एजुकेशन का, एजुकेशन में आपकी एजुकेशन और बच्चों की एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे। रामको के अंदर जो मेडिकल सेंटर में लोग जाते हैं वहाँ टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर ज़्यादा देर टिकते नहीं है वहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर्स की एजुकेशन और हमारे प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो ऐसा ही है कि हमें आगे से आगे चलना है। शुरू में इन्होंने इंजीनियर्स की एजुकेशन के हवाले से डेजिग्नेशंस को जितनी भी आप करना चाह रहे हैं आप करें, आपकी फ़ीस दी जा रही है, अगर आप प्रोफेशनल इंजीनियर हैं तो आपके $416 भी दिए जा रहे हैं हर साल के, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। डिपेंड करता है कि वो जो बंदा या जो भी यंग सा बंदा आपके ऊपर ला के रख दिया गया, क्योंकि ये ओरिएंटेशन चलती रहती है, बहुत कम देखेंगे कि आपके स्टाफ के अलावा कोई भी बंदा वहाँ पे आपका सुपरवाइजर टिक के 2 साल या 3 साल रहेगा। इनकी ये ओरिएंटेशन है, ये रोटेशन पे चलते ही रहते हैं। यहाँ पे तुम असाइनमेंट करोगे, फिर वहाँ करोगे, फिर वहाँ करोगे, वो चलते रहते हैं। आप वहीं पे रहेंगे जहाँ पे आप हैं। तो अनटिल अनलेस कि आप डिसाइड करें कि यार मैं मूव करना चाहता हूँ, तो वो स्वैप प्रोग्राम भी है वहाँ पे, वो हम बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। एजुकेशन, आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने सुपरवाइजर को कॉन्फिडेंस में लेके चलें, और उसके साथ आप बहुत अच्छे ताल्लुकात बना के रखें, क्योंकि आपके सारे अप्रूवल उसने करने हैं, और जो भी आपकी एजुकेशन के हवाले से या डेजिग्नेशंस के हवाले से जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, जो कि आती रहती हैं वहाँ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, प्लीज उसको ज्वाइन करें, उसको निगलेक्ट ना करें, क्योंकि ये आपके वहाँ स्टे के दौरान एक प्रिजन बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप अपने फ्रीडम पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं एक जगह पे स्टक होके। और ये अर्नड इनकम फर्स्ट कैटेगरी है, जो कि मोस्ट अनरिक्वायर्ड कैटेगरी है, लेकिन हम ये रिक्वायरमेंट हम इसलिए भी कर रहे हैं कि ये अल्टीमेटली हमें हेल्प करती है मॉर्गेज ऑफ करने में, हमें हेल्प करती है मिलियंस ऑफ डॉलर सेव करने में। शुरू में अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ज़्यादा थी, मैं 2 महीने भी रहा हूँ यूनाइटेड सेफ्टी काउंसिल में, वहाँ पे जाके कोर्सेज भी करता रहा हूँ, ट्रेनर कोर्सेज भी करता रहा हूँ, लेकिन अब केस ये है कि ये अपने लोगों को भेजना चाहते हैं। कोई भी असाइनमेंट आती है, इनके लोग जा रहे हैं, आप लोग नहीं जा रहे। कोई भी जैसे ट्रेनर का कोर्स है, जो कि टैप रूट का मैंने किया था ट्रेनर का, उस वक्त कोई भी इनका बंदा नहीं था वहाँ पे, तो वो ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी, मैं ही गया, मैंने ही जाके वो सारा कोर्सेज किया, फिर आके इनको ट्रेनिंग करवाई। अब वो केस नहीं है, अब डिफरेंट केस है। अब आप देखें कि यंग लोग बहुत ज्यादा हैं और वो लोग जाना चाह रहे हैं। वो लोग आपको कभी भी सॉलिडाइजेशन जो मैंने जिक्र किया है, सॉलिडाइजेशन के इनके लोग हायर होने चाहिए और एक्सपैट 0 होना चाहिए, ये इनका टारगेट है 2030 या इससे आगे का। तो
ये बढ़ाते रहते हैं अपने जो भी इनका विजन है उसको बढ़ाएंगे। 2020 में था कि ये हमारा विजन होगा, फिर 2030 विजन आ गया, अब 2050 आ जाएगा विजन, तो उसमें ये अपना सेट करते रहते हैं टारगेट। तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छे लिंक बनाएं, अच्छी तरह से वहां रहें, जो असाइनमेंट दी जाती है वही करें। अपना जो आइडिया है या वो जो है वो आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड करेगा, उसकी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। एक तो इनकी मीटिंग्स के अंदर सारा अरबी ही बोल रहे होते हैं, ठीक है। बहुत कम जब आपकी तरफ नजर पड़ती है कि एक एक्सपर्ट भी बैठा हुआ तो वो इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं। अब शुरू में आप जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहे हैं, कभी कभी आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखने के लिए बिठा दिया जाता है और अरबी में खुद बात कर रहे होते हैं। अब मिनट्स ऑफ मीटिंग आप इंग्लिश में लिख रहे हैं और अरबी में उनकी बातों को कैसे नोट करेंगे, ये भी चैलेंजेस हैं। यानी कि आप कंप्लीटली यस मैन हैं, आपके पास ऐसा लीवे नहीं है कि आप कोई बात अपनी भी कह सकें या मनवा सकें। ये तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पर। तो आप वो अज्यूम कर लेते हैं मसूद साहब के, वो अज्यूम कर लेते हैं कि चूंकि आपको उन्होंने एज ए एक्सपर्ट हायर किया है तो वो आप वर्सटाइल किस्म के आप हाई क्लरिकल स्टाफ हैं जो मिनट्स भी लेगा, जो मिनट्स लेने के बाद उसको ड्राफ्ट भी करेगा और अपना काम भी करेगा और हमारा काम भी करेगा, क्योंकि हम तो अरबी हैं और हमें तो इंग्लिश आती नहीं। इवन दो आप ग्रेड 12 या 13 माहिर हुए तब भी एक ही सिचुएशन है। थोड़ा सा मैं बीच में इंटरजेक्ट कर दूं, बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल इन चीजों को विटनेस कर रहा हूं जो सैयद भाई अभी बता रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। वर्क प्लेस इन्वायरमेंट जो है, जो औरों से भी मैंने यही सुना है हमेशा, सुना था कि आरामको की कुछ बेहतर है इन्वायरमेंट, लेकिन बाहर तो बहुत ही खराब हालात हैं। यानी कि अक्सर लोग तो उनकी सिर्फ वर्क प्लेस इन्वायरमेंट से ही तंग होकर वापस आ जाते हैं। सैलरी भी अच्छी होती है, सब होती है। इट मीन्स कि जो लोग कह रहे हैं आप लोग भी उसको वेरीफाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब मैं एक बात साहब, थैंक यू वेरी मच मसूद साहब, आपका क्वेश्चन वैलिड है और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी होता है, एस्टॉनिश भी होता है और आपको एक शॉक भी होता है, और इस शॉक के लिए आपको प्रिपेयर भी किया जाता है। जब आप ह्यूस्टन की ओरिएंटेशन में जाते हैं, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है एरिया मैनेजमेंट की तरफ से, एंड देन यू आर हायर्ड, जब आप हायर किया जाता है आपको, तो उसके बाद फिर ह्यूस्टन ओरिएंटेशन होती है। ह्यूस्टन ओरिएंटेशन बेसिकली कल्चरल ओरिएंटेशन है। वो आपको बताते हैं कि अगर आप ये अज्यूम करके जा रहे हैं कि जी आपकी प्रमोशन कर दी जाएगी, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें, आपकी कोई प्रमोशन नहीं होगी। अगर आप ये समझते हैं कि आप वहाँ मैनेजर बन जाएंगे, तो अपने दिमाग से निकाल दें, आपको एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे हायर किया जा रहा है और आपने सारी जिंदगी वही रहना है। हाँ, हम आपका ग्रेड जो है वो 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद बढ़ा देंगे। मेरा पहला ग्रेड 13 पे मुझे हायर किया गया था, बहुत अच्छी सैलरी थी, मैं उसके ऊपर बात करूंगा बाद में। 13 जो कि आपने पूछा भी है, 13 ग्रेड बहुत अच्छी सैलरी होती है। 13 ग्रेड से 14 ग्रेड, फिर 15 ग्रेड, बहुत ही कमाल की बात है, बहुत कम लोग 15 ग्रेड तक जाते हैं, आप जाके नोटिस कर लेंगे। लेकिन आप मेरी जो पहली इन्होंने की है, हालांकि मैं डायरेक्टली वीपी को रिपोर्ट कर रहा था, मेरा एडमिन एरिया के अंदर जॉब थी। मैं आपको बताऊंगा कि एडमिन एरिया का सेटअप डिफरेंट क्यों है। ये साइट सेटअप नहीं होता, इसमें प्रोग्रामिंग से होती है, इसमें एनालिसिस होता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस करके पूरा किंगडम वाइज प्रोग्राम बनाने होते हैं, और इस वजह से ये साइट के लोग आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं और ये डिफरेंट होता है। अच्छा, अब बात करते हैं सर, आपका अगला क्वेश्चन था एजुकेशन बच्चों के हवाले से, जिसके 2 पार्ट थे। अरामको के जो स्कूल हैं वो सारे के सारे अमेरिकन टीचर्स हैं, कैनेडियन टीचर हैं, बहुत अच्छा स्कूल है, एवरेज अमेरिकन स्कूल से ऊपर है। जो अमेरिका के अंदर जो अच्छे स्कूल हैं उनकी रेंज के अंदर आता है। मैथ बहुत अच्छा है उनका, लेकिन कहां तक है? 9th ग्रेड तक फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल की बसेस आती हैं, आपके बच्चों को पिक करती हैं सुबह और लंच टाइम में ड्रॉप कर देती हैं। आप भी लंच टाइम में अपने घर जा सकते हैं, और जहां आपकी जॉब होगी वो वहीं साथ ही आपका कैंप होगा। 2 या 3 मिनट या 5 मिनट लगेंगे आपको वहां से पार्किंग से अपने घर आते हुए। घर जो है विलाज आपको दिए हुए हैं, आप आते हैं अपनी फैमिली के साथ लंच करते हैं, और उसके बाद अपने बच्चों को भी आप देख लेते हैं लंच में। उसके बाद बच्चे स्कूल की बसेस आती हैं, वो चले जाते हैं, आप वापस अपने काम पे आ जाते हैं। 9th स्कूल के बाद आप क्या करेंगे? 9th स्कूल के बाद आपका सिर्फ 1 या 2 ऑप्शन रह जाती हैं। एक ऑप्शन ये है जो कि अरामको हाई स्कूल के नाम पे, वो दहरान में है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल हैं अमेरिकन जो 12वें ग्रेड तक हैं, 12 ग्रेड तक आपके वो प्राइवेट स्कूल हैं, आप अपने बच्चों को वहां डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे इन्होंने अब रिसेंटली कुछ 3-4 साल पहले डे केयर भी स्टार्ट कर दिया, तो वो भी आपको इशू नहीं होगा। डे केयर में भी आपका वो जो सारा जो सिलसिला है
वो कवर हो जाएगा कि बच्चों को आप ड्रॉप कर सकते हैं अगर बच्चे छोटे हैं तो। ड्राइविंग के हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी वाइफ या अपनी स्पाउस जो हैं आपकी वो उनके पास लाइसेंस नहीं है तो कैंप के अंदर लाइसेंस नहीं चाहिए। कैंप के अंदर ये एक अंडरस्टैंडिंग है और सब सिक्योरिटी वालों को भी पता है कि ये ख़वातीन हैं जो कैंप के अंदर शॉपिंग भी कर रही हैं। लोग तो चले गए अपनी जॉब्स के लिए, तो पीछे से वो सारा जो बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट है और वहाँ पे वो ड्राइविंग गाड़ी चला सकती हैं। कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। आप गाड़ी भाभी जो हैं वो कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं, काम कर सकती हैं। आपकी वाइफ जो हैं वो बच्चों को पिक कर सकती हैं, ड्रॉप कर सकती हैं। बाज़ दफ़ा स्कूल बस मिस हो जाती है या कोई और मसला होता है, वो सारा वो कर सकती हैं। कोई भी वहाँ पे लाइसेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कैंप से बाहर जाएंगे तो उस वक्त फिर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा जी, एजुकेशन कवर हो गई। अब आपने कहा कि सैलरी ब्रेकडाउन क्या है उनका और ये सारी चीज़ें क्या हैं। इनका जो बेसिक सिस्टम है सैलरी का वो बेसिक स्टार्ट होता है। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। अभी आप एक्चुअली में एजुकेशन के बारे से बात करें तो मैंने कहा उससे से रेलेवेंट है तो मैं डिस्कस कर लूँ। जो एजुकेशन है वो आरामको जो फैसिलिटेट करती है वो सिर्फ ग्रेड 12 तक है, या लाइक लेट्स सपोज आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आपके बच्चे जो है बैक इन कनाडा और यूएस हायर एजुकेशन ले रहे हैं लाइक किसी यूनिवर्सिटी में, तो क्या आरामको उसको फैसिलिटेट करती है कि नहीं करती? थैंक यू वेरी मच इमरान, आई एम सॉरी मैं मिस कर गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ, 9th ग्रेड तक आप अपने बच्चों को वहाँ रखते हैं आरामको के अंदर। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि मेरा बच्चा यहाँ नहीं पढ़ना चाहता, जैसे मेरे केस में मेरा बेटा जो है वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप 9th ग्रेड से ही अपने बच्चे को दुनिया में किसी भी बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। 9th स्कूल से ही। कब तक? 12th ग्रेड तक। 12th ग्रेड तक आपकी जो ट्यूशन है मोस्टली कवर्ड होती है और इसके अलावा जो बोर्डिंग के एक्सपेंसेस हैं वो भी कवर्ड होते हैं ग्लोबल के पैकेज के अंडर। वो कितने बन जाते हैं? आप ये देख लें कि मेरा बेटा 11th और 12th, 10th 11th और 12th ये 3 ग्रेड्स जो हैं इसने विक्टोरिया ब्रेंटवुड स्कूल में किए और उसकी 1 साल की जो फीस है वो बनती है $76,000। 76,000 डॉलर कैनेडियन। आप जाके चेक करें ब्रेंटवुड स्कूल में, ये सारी की सारी आरामको पे करती है। ब्रेंटवुड का जो है वो उसमें मैं बाद में जब कोई आप उस स्टेज पे आएंगे तो इंशाल्लाह मैं गाइड करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज को भी नहीं पता होता। जब आप उससे गो थ्रू होते हैं तो आपको पता चलता है। अब बात करते हैं कि जी 12 ग्रेड से ऊपर वाली एजुकेशन, नो, आरामको विल नॉट पे इट, कभी भी पे नहीं करती सर। वो इनके मैनेजर्स का रैंक और मैनेजर से ऊपर वाले रैंक जो हैं वो उनको पे करती हैं, यूनिवर्सिटीज को उनके बच्चियों को पे करती हैं, बल्कि उनके पेरेंट्स भी उसके अंदर ऐड होते हैं उनके मेडिकल के अंदर। लेकिन वो हमें ये फैसिलिटीज, एक्सपर्ट्स को फैसिलिटीज नहीं देती। हमारे यहाँ जब हमें हायर किया गया था इमरान, तो हमें हायर किया गया था इन्होंने ग्लोबल पैकेज, सॉरी कैनेडियन पैकेज के ऊपर, बाद में इन्होंने ग्लोबल में चेंज कर दिया था। जब हमने देखा कि ग्लोबल में ये यूएसए में पेमेंट दे रहे हैं और हमने कैलकुलेशन की तो हमें पता चला कि यार कैनेडियन डॉलर जब यूएसए डॉलर जब कैनेडियन में चेंज होगा तो उसमें भी मुझे 5-6 हज़ार डॉलर का फर्क पड़ रहा है। तो मैं फिर वहां पे आ गए थे हम ग्लोबल पैकेज में। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी हम कैनेडियन पैकेज में ही रहना चाहते हैं, तो वो कैनेडियन पैकेज में भी रिटायरमेंट ली उन्होंने। तो ये बाद में वो माइनर सी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। आपकी जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्टे है वो एक फैक्टर होता है कि आपने कितने साल आरामको में काम किया है, उसके हिसाब से वो एक फैक्टर है फार्मूले में। एंड आपका ग्रेड क्या है वो एक सेकंड फैक्टर है, उसके ऊपर उन्होंने कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं कि जी आप 45,000 यूएस डॉलर ले सकते हैं साल का, या $50,000 ले सकते हैं। और उसके बाद जितनी भी क्वालिफिकेशन है, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपको खुद बेयर करने हैं। बहुत से लोग आ जाते हैं, बहुत से लोग कंटिन्यू करते हैं। लड़के जो हैं उनको बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं, कोई मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में, कोई कहीं जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई इंडिया जा रहा है, कोई पाकिस्तान के बोर्डिंग स्कूल में जा रहा है, तो वो उन पे है। कोई किंग एवरेट में जा रहा है, वो उनके अपने एक्सपेंसेस में है, वो उनका कोई मसला नहीं है। उनका मसला सिर्फ ये है कि जी आपको 12 साल तक एजुकेशन ईयर तक आपको करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सैलरी ब्रेकडाउन है। सैलरी ब्रेकडाउन में आपको सबसे पहले बेसिक सैलरी दी जाती है। बेसिक सैलरी आपने देखनी कि क्या है। बेसिक सैलरी जो है वो चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आप चेंज नहीं होती से क्या मुराद है, अगले ग्रेड तक जो भी है वो फिक्स हो गई, आप एग्री कर गए, वो आपको मिलनी है। उसी बेसिक सैलरी की बेस के ऊपर ही ये आपको ऑफ साइट अलाउंस देंगे, जो कि 5,000 से $10,000 तक बन जाता है। अब आपकी जो बेस सैलरी है उसी के ऊपर निगोशिएशन करनी है आपने।
मैं आपको जस्ट रफ आइडिया दे रहा हूँ, 12,000, 13,000, 14,000 कुछ भी हो सकती है बेस सैलरी। आपकी बेस सैलरी, उसके ऊपर फिर आपका जो ऑफ साइट अलाउंस है, जिसको हार्डशिप अलाउंस भी कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि जी आप चूंकि वहां से छोड़ के यहाँ आ रहे हैं तो ये सऊदी अरब के इस रीजन का जो है ये है। लेकिन ये ज़हन में रखें, अगर आपकी जॉब एडमिन एरिया की जॉब है, अगर आपकी जॉब ऑफिस की जॉब है, तो फिर आपके वो जो फैक्टर है वो तो ये है। लेकिन अगर आप वहां से साइट पे जा रहे हैं और आप परमानेंटली साइट पे रह रहे हैं तो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 डॉलर डिपेंड अपॉन योर बेस सैलरी आपको वो भी मिलता है। उसको कहते हैं साइट अलाउंस। साइट अलाउंस इज डिफरेंट देन योर अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल आपका जो कैश इन ल्यू है, कैश इन ल्यू ले लें आप या अपना फर्नीचर ले लें, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ सब लोगों को कि आप कैश इन ल्यू की तरफ जाएं। आप अगर आपकी जॉब हो जाती तो अपना फर्नीचर पैकअप करके वहां भेजने की जरूरत नहीं है, आप उसे कहेंगे जी मुझे कैश इन ल्यू चाहिए, वो भी ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं आपके, कि आप मेरा ख्याल है कि पूरे घर को अपनी मर्जी से फर्निश कर सकते हैं। 30,000, 40,000 तक आपको मिल सकते हैं बेस्ड अपॉन आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। डॉलर्स की बात हो रही है। उसके बाद वहां पे आप आइकिया से या किसी भी जगह से या वहां पे सॉलिड फर्नीचर्स है वो सारा वहां पे खुद ऑर्डर करें। जैसे ही आप किसी घर में जाते हैं आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वहां से टॉवल से लेकर आपके डिनर सेट से लेकर कटलरी सेट से लेकर चम्मच, आपके खाने पीने के बर्तन, हर चीज वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से वहां पे होते हैं। अगर आपने एज अ बैचलर ज्वाइन किया रामको को, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, आप एज ए फैमिली जाएं, क्योंकि आपको पूरे का पूरा डिनर सेट और वो सारी चीजें और सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होंगी। फर्नीचर कहाँ से लाएंगे? आप तो जा रहे हैं वहां पे, फर्नीचर तो आपका अगर आपने बुक करवाया वो आएगा 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, तो आप क्या करेंगे? आपको 1 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे का सारा फर्नीचर दे दिया जाता है। उसके बाद वो फर्नीचर वेयर हाउस है, रामको का वहां पे वेयर हाउस है, वो आपको सारा फर्नीचर दे देता है। उसके अंदर बेड शीट से लेकर बेड मैट्रेसेस से लेकर सोफा सेट से लेकर हर चीज अवेलेबल है, इवन के लैंप तक अवेलेबल है। हर चीज फर्निश आपको दी जाएगी आपके विलास के अंदर। आपके विला के अंदर जब आप एंटर होंगे तो हर चीज अवेलेबल होगी। आपने करना क्या? आप ये करना है कि जो चीजें तो ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, आपको एक शीट भी दे दी जाएगी कि 1 महीने के बाद हमने चार्ज करना शुरू कर देना, लेकिन वो चार्जिंग ज्यादा नहीं है। आपने ये देखना है कि ये सारी चीजें जो हैं वो कौन कौन सी रखनी है, कौन कौन सी नहीं रखनी, और उसके हिसाब से आपको वो इश्यू नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई मैं चीज़ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ काइंडली मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, क्योंकि मैं सारा आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ माय मेमोरी, तो वो मुझे होगा। तो इस तरह से सैलरी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, ये चीज़ें आ गई। अच्छा, और कहाँ से आपकी आमदन बन सकती है, आपके पैसे कहाँ से बन सकते हैं? जब आपको एनुअल पैकेज दिया जाता है ट्रैवल का, वो 2 दिन जाने के 2 दिन आने के भी ऐड किए जाते हैं उसके अंदर। तो जो अगर 38 डेज है तो 38 डेज 39, 40, 41, 42 वही बन जाता है, 42 डेज बन जाते हैं। क्योंकि अभी एक साहब हैं, उनकी रिक्रूटमेंट हुई थी, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, मैंने उन्हें गाइड किया, तो उन्होंने जो पैकेज ऑफर लेटर मुझे भेजा, बहुत अच्छी सैलरी थी, और उनके साथ उन्होंने पैकेज जो भेजा उसके अंदर ये लिखा हुआ था 38 डेज हम आपको साल के बाद छुट्टियां देंगे, और उसके बाद ये है। अच्छा, ये कवरेज हो गई। इसके अलावा जो आपको एनुअल पैकेज दिया जाता है वो फी पर्सन के हिसाब से आपको बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू फर्स्ट क्लास टिकट। आपकी बिजनेस क्लास टिकट के पैसे ही होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारा लगेज का भी होता है, ओवर लगेज भी होता है, बहुत इस तरह का सिलसिला है। तो वो आपको तकरीबन समवेयर, मैं फिर एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगा, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड योर बेस ग्रेड, आपको तकरीबन 38,000, 40,000 डॉलर से लेकर 80, 90, 90,000 डॉलर तक भी मैंने देखा है लोगों को पैकेज मिलता है। नंबर ऑफ जो आपके चिल्ड्रन हैं वो भी मैटर करते हैं। कैसे? जो भी आपको घर दिया जाएगा वो आपके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से दिया जाएगा। माली वगैरह जो है वो अपना हायर कर सकते हैं, पर आवर के हिसाब से भी अवेलेबल है, क्योंकि आपका गार्डन है, आपकी वो सारी चीज़ें हैं, वो सारा मिलेगा। इसके अलावा जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं, आपके क्लब्स बने हुए हैं, हॉर्स राइडिंग क्लब है, आपका जो कराटे का क्लब है, कराटे का क्लब जो है वो आपको पे करना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा आपके जितने भी जिम है, हाई क्लास जिम है, टॉप क्लास जिम है, आपके सोना सिस्टम है, वहाँ आपके अंदर स्टीम सिस्टम है, आपके स्विमिंग पूल है, ये सारे आपकी उसके अंदर कवरेज है। उसके अरामको के पैकेज के अंदर आपको कुछ भी पे नहीं करना, सिर्फ आपको अपना कार्ड दिखाना है। आपकी पूरी फैमिली के लिए कवर्ड है। और ख़वातीन के अलहदा स्विमिंग पूल हैं, अगर आप ये समझते हैं कि कंबाइन है, नहीं, लेकिन ख़वातीन जो हैं अरबी हवाले से वो डिफरेंट हैं।
कवर्ड हैं और उनके अंदर भी खवातीन आराम से पर्दे के साथ जा सकती हैं। उनके जिम भी डिफरेंट है, उनकी टाइमिंग भी डिफरेंट है। इस वजह से पर्दे के हवाले से दैट इज़ एक्सीलेंट प्लेस टू वर्क एट। अच्छा, इसके अलावा सर फूड के हवाले से बहुत अच्छी माशाल्लाह कोई भी फिक्र नहीं है, जहाँ मर्जी गाड़ी रोकें हलाल फूड अवेलेबल है, बेहतरीन अफोर्डेबल फूड है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। और इस हवाले से कि आपको फील नहीं होगा कि यार ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं या यहाँ ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। हर जगह जहाँ भी जाते हैं आप कर सकते हैं। उम्रे के हवाले से और ज़ियारत के हवाले से हम डिफरेंट बाद में इस क्वेश्चन को लेंगे। थर्ड क्वेश्चन सर आपका था कि सैलरी स्ट्रक्चर के आपको पता चल गया कि ये क्या हो गया। अगर आप स्मार्टली अपने पैसों को इन्वेस्ट करें जो आपको मिल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि 10 साल का रफ एस्टीमेट हम लगाते हैं, आप 5 से 6 मिलियन डॉलर तक कमा सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर सैलरी, इट डिपेंड्स अपॉन आपका जो भी है। अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करें तो इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, रियल एस्टेट की अप्रेजल वगैरह वो सारी जो है वो मैं सेपरेट कर लेता हूँ। टाइम पीरियड के हवाले से के ज्वाइनिंग में अगर उनको बंदा चाहिए तो सर वो महीने में भी आपको बुला लेंगे। नॉर्मली हमारे वक्त से लेकर अब तक मैक्सिमम 8 महीने से 9 महीने से 10 महीने, एक साल तक भी लोगों ने वेट किया है। एक साल तक भी वेट किया। कब से कब तक? आपके हायरिंग प्रोसेस से लेकर जो फर्स्ट एचआर ने सीव आउट किया वहां से लेकर एंड तक जब आपने वहां ज्वाइन किया आपको 8 महीने भी लगे। मेरे केस में तकरीबन 6 साढ़े 6 महीने लगे थे। 6 महीने लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? आपको जब हायर किया गया और आपका टेक्निकल इंटरव्यू हो गया, उसके बाद सारा काम उस वक्त स्टार्ट होना है जब उन्होंने इंडिपेंडेंटली थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर आपके ऊपर लगा दिया। उस इन्वेस्टिगेटर ने सर आपकी हर चीज चेक करनी है। आपका रिकॉर्ड चेक करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, आपका निकाहनामा चेक करना है, उसने मैरिज सर्टिफिकेट चेक करना है, आपके बच्चों के सर्टिफिकेट्स चेक करने हैं। इस दौरान अगर आपका कोई और बच्चा भी पैदा हो गया तो उसके पैसे भी काट लेने उसने बेसिक सैलरी में से। आपको वो जहन में रखना है कि ये टाइम डिले भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब काफी चीजें बेहतर हो गई हैं। अब 2010 में जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त लेट होता था, डिले होता था, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि अब इन्होंने काफी फास्ट कर दिया। मेरा ख्याल है कि 2-3 महीने तक इंशाअल्लाह ताला दुआ है कि ये काम हो जाए करे, लेकिन अगर डिले होता है तो आप जहन में रखें कि ये माजी में ऐसा होता रहा। तो ये आप सब लोगों के क्वेश्चंस हैं। और मेडिकल के हवाले से जो है वो मेडिकल आपका सारा कवर है सर। एक्सपैट्स जो है वो आप ट्रैवल इंश्योरेंस खुद लेगा अपनी। नया जो इनका पैकेज है ग्लोबल पैकेज के नाम से। ग्लोबल पे रोल क्या है? ग्लोबल पे रोल है कि आपकी सैलरी जो है वो यूएस डॉलर में आपको दी जाती है, और वो यूएस डॉलर का जब आप अपने कैनेडियन बैंक में ट्रांसफर करवाते हैं तो यूएस डॉलर हमेशा ऊपर रखा जाता है, तो उसकी जब ट्रांसफर होती है तो उसमें भी आपको फायदा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह अगर आपकी जो बेस सैलरी है या बाकी चीजें, ऑब्वियसली वो पैसे आपके कहीं तो जाने हैं ना। जो इंडिया से हायर किए हुए लोग हैं या पाकिस्तान से हायर किए हुए लोग हैं जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी वहां उनके बैंक में जाती है। लेकिन चूंकि आप कनाडा से गए हैं तो आपके कनाडा या यूएस बैंक में जाएंगी, तो आपके जो पैसे वहां जाएंगे वो ट्रांसफर होके कैनेडियन करेंसी में ही जाएंगे। तो ये भी आप जहन में रखें कि उसमें भी फायदा हो जाएगा। तो आप रफ कैलकुलेशन कर लें कि यार ये मुझे यूएस इतना दे रहा है, तो जब वो ट्रांसफर होगा तो गवर्नमेंट का रेट होता है, एक अरामको का रेट होता है। अरामको का रेट जो है ना ट्रांसफर का यूएस से कनाडा से, वो बेटर था टीडी बैंक से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम इनके साथ ही जाएं, तो हमने वो उन्हीं को ले लिया था। वो जब हम कन्वर्जन करते थे तो वो हमेशा बेटर ही होता था टीडी बैंक के कन्वर्जन रेट से यूएस टू कनाडा। तो हमने कहा कि नहीं, आप अरामको वाला ही लेंगे। तो ये भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आपके इंशाल्लाह ताला कम्युनिटी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छे ग्रुप्स बने हुए हैं, वो आपको गाइड करते जाएंगे साथ साथ, तो वो उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगी। हाँ जी, इसके अलावा कोई सवाल क्वेश्चन? है। हाँ, जफर का सवाल है। जफर, गो अहेड। चले, वो जफर साहब आएंगे तो वो अपना क्वेश्चन कर लेंगे। मैं सवाल एक कर दूं तो जी प्लीज जो प्लीज प्लीज। जो पैकेजेस वगैरह आप बता रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ये तो ऑब्वियसली बहुत लुक्रेटिव है। ऐसा मालूम देता है कि लमसम मंथली ग्रेड 12 में कोई 10-15 हज़ार डॉलर यूएस तो कोई बना लेता होगा। लेकिन फिर भी ये हम देखते हैं यहाँ पर लोग जाते हैं और वापस ही आते हैं, चाहे कनाडा हो चाहे यूएस हो। या तो क्या क्या वजह बनती है इतने लुक्रेटिव बेनिफिट्स छोड़ के लोग वापस आते हैं? क्या है इसके, क्या रीजन क्या है इसका? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जाहिर है मेरी भी फैमिली है, बच्चे हैं,
और अभी हाई स्कूल तो नहीं गए लेकिन जाने वाले हैं। तो रीजन क्या बनता है लोगों को वापस आने का? इतना लुक्रेटिव यहाँ तो इम्पॉसिबल है, यहाँ तो कभी नहीं मिल सकता इधर ऐसा बेनिफिट। जी वसु साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है कि बहुत ज्यादा परसेंटेज ऐसी भी है जो नहीं आना चाहती और बहुत सी परसेंटेज ऐसी भी है जो वहीं पे रह जाती है और बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे भी हैं जिनकी वहीं पे वफात हुई है। बहुत सी फैमिलीज ऐसी भी हैं जो आप पे हंसती हैं। जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे वापस जाना है तो मेरे ऊपर भी हंस रहे थे कि जी ये क्या हो रहा है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ये क्या कर रहे हो तुम, आर यू इन योर सेंसेस। ये सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है सर। आप कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ लोग ये सारी चीजें देखते हुए थक जाते हैं। दूर के ढोल सुहाने, एक वक्त आता है जब आपके नजदीक सर पैसों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। मुझे वो बात याद आ रही है उसकी, वो क्या कहते हैं, फिलोसफिकल ही इसका आंसर हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। और कमलिया किन्ना का कमा लेगा तू, फाइलां च दफन होना है, मतलब कि कितना कम कमा लेंगे यार, कितना कमा लेंगे आप? आपकी हद क्या है? नवाज शरीफ बनना है आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी एक हद है सर, आपकी एक हद है कि आपने किस हद तक रहना है और कितना कमाना है यार। उसके बाद क्या करना है? आपने घर पे ऑफ कर दिए, आपने गाड़ियां आपने ले ली, बच्चों की एजुकेशन हो गई, वो जो डेंजरस जोन था आपका बच्चों का हाई स्कूल में वो खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है यार? यू हैव टू पुट। लेकिन जो मेरे इल्म में आई हैं चीजें, जो फैक्टर्स हैं, मोस्टली लोग बच्चियों की वजह से आ जाते हैं, वो बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजना चाहते। हमारी सैयद फैमिली में भी यही था कि हम नहीं चाह रहे थे। ये नहीं कि हमारा ट्रस्ट नहीं है बच्चियों के ऊपर, नहीं, हम एटमॉस्फेयर से डरते हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार, हम अपने बच्चियों को नहीं भेज सकते बोर्डिंग स्कूल में। हालांकि कुछ ऐसे बोर्डिंग स्कूल और हाई स्कूल भी हैं टोरंटो में जो सिर्फ खवातीन के हैं। यहाँ पे ट्रिनिटी है, बाकी लोग हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो सिर्फ खवातीन के, वो सिर्फ, लेकिन नहीं, वहां के रिजल्ट भी अच्छे नहीं है। मेरे अपना बेटा 3 साल बोर्डिंग स्कूल में रहा है, मुझे पता है कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपको ड्रॉ करने मिला, आपको देखना है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरी बात सर, आपने ये देखना है कि आप हाउ हाई इज टू हाई, आपका जो लेवल है, आप कितना और करना चाह रहे हैं। आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप कर लें। फिर आपको ये देखना पड़ता है कि आप अब क्या चाहते हैं लाइफ में, कब आप वापस आएंगे। जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे उसके वक्त आएंगे और फिर लाइफ को स्टार्ट करेंगे, दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट। हाँ, आपने काफी बना लिया, पैसिव इनकम आनी शुरू हो गई, आपका सब कुछ चलना शुरू हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप थक जाते हैं। कहीं ना कहीं पे आप कहते हैं कि यार मुझे लग रहा है कि जैसे ये मेरे लिए नहीं था, मुझे लगता है कि जैसे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मतलब या ये कि मुझे आप लगता है कि यार इट इज इनफ। तो वो ये सारे फैक्टर हैं। हर इंडिविजुअल ऐसा है। मेरे साथ जो ग्रुप हैं तकरीबन वो इन्वेस्टर्स हैं, वो मैंने अभी रियल स्टेट का स्टार्ट किया है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट का है मेरा। यहाँ पे सेफ्टी के कुछ मैंने स्टार्ट किया है कंसल्टेंसी का। तो जॉब्स वगैरह का भी चल रहा है मेरा, ऑफर्स वगैरह आ रही हैं, उसको भी मैंने देखना है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद मुझे लगता है कि मैंने सही डिसीजन किया है इस वक्त, क्योंकि हर वक्त जो वक्त का डिसीजन है सर वो आपने खुद करना होता है। और उसमें आपने देखना है कि यार मैंने अच्छा किया, मैं वापस आ गया हूँ, बच्चों को सेटल डाउन करना है, इनको स्कूल्स में लेके जाना है, नई जगह है। कैलगरी से यहाँ पे टोरंटो में हम बर्लिंगटन में शिफ्ट हुए हैं। अब यहाँ पे देखना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या करना है। अब वी वांट टू सिट डाउन समवेयर। हम क्लेम कर सकते हैं कि यार मैं वाकई अपनी लाइफ को जिंदा जी रहा हूँ, ना कि मैं एक कठपुतली बन के एक सोने के पिंजरे में बैठा हूँ जहाँ पे कर रहे हैं लोग। तो सर वहाँ पे भी पैसा कमा रहे हैं जो ऑफशोर में हैं, लोग तो वहाँ पे भी कमा रहे हैं, जो कि यमन में मैं एक जगह पे प्रोजेक्ट करने गया, वहाँ पे 3 महीने की जॉब है, 3 महीने ऑफ है, 1 महीने जॉब है, 1 महीने ऑफ है, वो भी लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। लेकिन आपने अपनी लाइफ का एक हिस्सा अपने आप को समझाने में लगा दिया कि यार मेरी वाइफ भी मेरे साथ है, मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं, पाकिस्तान भी करीब है, मक्का भी करीब है, मदीना भी करीब है। लेकिन एक वक्त आता है जब आप कहते हैं यार नाउ इट्स ओवर, अब बहुत हो गया। तो सर ये मतलब डिपेंड करता है। परमानेंटली सेटल नहीं हो सकते आप। आई थिंक दैट्स हाँ, व्हाट आई ये हैव। तो एक्सपर्ट का मतलब ही सर ये है कि यू आर नेवर अ परमानेंट पर्सन एनीवेयर। एक्सपर्ट मींस दैट। या और आई थिंक पर्सनल रीजंस के ऊपर हर एक के अपने पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग होती हैं, जिस पे आप यू कॉल इट अ शॉर्ट। जैसे कनाडा भी तो आए ना हम लोग अच्छे कैरियर्स छोड़ के, बिकॉज वी थॉट दैट इट्स टाइम, एंड दैट्स हाउ इट इज एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड।
और दूर के ढोल सुहानी हमसे बेहतर कौन जानता होगा, पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आए। नहीं, हमसे मेरे बेहतर। ख्याल में तो आजकल के जो हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल में तो बड़ा जिसने भी डिसीजन लिया है वाइज ही था। अल्लाह ताला, सर हमने तो अल्लाह बचपन से पाकिस्तान के यही हालात देखे, वो नाजुक हाँ, मोड़ कभी नहीं हो रहा है। नाजुक मोड़ से निकला नहीं। अच्छा मुबश्शिर भाई, सॉरी, मैं आपको क्वेश्चन पुट करना चाह रहा था लेकिन समहाउ मेरा माइक नहीं काम कर रहा था। सो मैं पूछना ये चाह रहा था कि आपके एक्सपीरियंस में ऐसे बच्चे भी होंगे जो सऊदी यूनिवर्सिटीज में गए हों, क्योंकि सऊदी यूनिवर्सिटीज भी बहुत अब अच्छी तालीम दे रही हैं, लेकिन जाहिर है वो दूर होंगी या नजदीक होंगी, तो वो एक्सपीरियंसेस क्या रहे। और एक और क्वेश्चन के इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, इस तरह की कोई चीज कभी देखी है आपने कि सेफ्टी से निकल के किसी और को कहीं और भेज दिया गया हो, रिलेटेड उसकी एजुकेशन से या उस हवाले से? जी जफर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सबसे पहली बात यह है कि वहाँ के लोग लोकल यूनिवर्सिटीज को अच्छा नहीं समझते, तो हम क्यों समझें? जबकि वो अपने बच्चों को बाहर की यूनिवर्सिटी में भेजना चाह रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिका, कनाडा और यूके की और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ भेज रहे हैं, तो हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें? मेरा नहीं ख्याल कि वो यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, क्योंकि वहाँ के लड़के जो आते हैं पढ़ने के लिए, उनके हालात देखे हैं हमने। एक तो वो बिगड़ी हुई नस्ल है जो आती थी, और हम देखते थे कि यार दे आर नॉट सीरियस। हाँ, उसमें ऑब्वियसली इंडिविजुअल 1-to-1 केस है, जैसे प्लेयर टू प्लेयर वर्सेस प्लेयर का ही होता है। तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वहाँ की आप यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को डालें। एक तो ये कि वहाँ पे जो कल्चर है वो अपने बच्चों से, हमारे बच्चों से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अरबी कम्युनिकेशन होगी, उठने बैठने जहाँ भी जाएंगे अरबी आपस में बातें कर रहे होंगे। हाउ कैन यू अकोमोडेट, या हाउ कैन योर चाइल्ड अकोमोडेट? तो वो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा डिसीजन होगा। हाँ, आप वहाँ से भेज दें, लोगों ने भेजा हुआ है और भेजते हैं। आप अगर वहाँ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं तो कह रहा हूँ कि करें कंटिन्यू, आप अपनी रिटायरमेंट तक कंटिन्यू करें, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, और एक्सटेंशन ले लें आप वहाँ पे, वो कोई मसला नहीं है। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए 1 साल की, तो वो एक एक्स्ट्रा मनी है और हाई सैलरी के ऊपर है, तो वो आपको मिल जाती है आपको एक्सटेंशन, आपके रिलेशन अच्छे हों, हो जाता है। 2-2 साल तक भी एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि बंदों की जरूरत है, उन्हें पता है यार मिजाज आशना ही है। वो मौलवी के लोटे वाली मिसाल है कि यार वो मेरा लोटा टूट गया तो रोने लग गया, तो वो वाला सिलसिला चलता है कि उनको भी आपकी आदत हो जाती है, आपको भी उनकी आदत हो जाती है, तो वो आप चल जाता है, एक्सटेंशन हो जाती है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, जिस डिसिप्लिन में आपको हायर किया गया है, उसी डिसिप्लिन में अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं तो स्वैप प्रोग्राम है। वो आप जब जाएंगे तो स्वैप के अंदर एक प्रोग्राम है जिसके अंदर कुछ लोग आपके पास आना चाह रहे हैं और आप जद्दा जाना चाह रहे हैं, या जद्दा वाला यहाँ आना चाह रहा है, या वो रियाद जाना चाह रहा है और आप रियाद आना चाह रहे हैं, तो वो स्वैप कर सकते हैं, वो साइन कर देता है। नॉर्मली देखा गया कि ऐसा नहीं होता एक्सपैट के केस में। क्यों नहीं होता? अगर आप अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपका डिपार्टमेंट आपको लूज नहीं करेगा। उसके लिए उसको जहां पे, अब बात समझने की कोशिश करें कि हर बंदा ये चाहता है कि वहां पे अपने बॉस को खुश रखे। वीपी ये नहीं चाहता कि सिग्नेचर के लिए कोई भी फाइल उसकी टेबल पे जाए। इस मिजाज को समझने की कोशिश करें, आपको हेल्प करेगा उस एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। ये एक डीप पॉलिटिक्स है अरामको की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वीपी नहीं चाहता कि उसकी फाइल सिग्नेचर के लिए, अप्रूवल के लिए सीनियर वीपी के पास जाए। मैनेजर नहीं चाहता कि उसकी फाइल जो है वो सिग्नेचर के लिए किसी भी एम्प्लॉय की अप्रूवल के लिए वीपी की टेबल पे जाए। तो जो सुपरवाइजर है वो नहीं चाहता कि मैनेजर तक बात पहुंचे कि मैं इसको फेवर कर रहा हूँ। मैनेजर नहीं चाहता कि वो यहाँ तक जाए, जहां पे अनटिल अनलेस बहुत जरूरी है, जॉब से रिलेटेड है, वो कर देते हैं। अदरवाइज मैंने देखा है कि जहां पे आप बैठे हुए हैं ना सर, वहीं पे बैठे हुए हैं। हाँ, बाज दफा ये होता है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे आपको ट्रांसफर कर देते हैं, या ये भी होता है कि बाज दफा आप एक अच्छी पोजीशन पे रिपोर्ट कर रहे हैं, एडमिन एरिया में है और आप एक्सपर्ट हैं, तो वो कहते हैं कि यार वीपी के पास ये क्यों जा रहा है, हमारा अरबी क्यों नहीं जा रहा? तो ये भी होता है, और मैं आई मीन इट, ये होता है। कई एग्जांपल्स ऐसी हैं जहां पे बड़े अच्छे एक्सपर्ट पोजीशन पे लगे हुए थे, उनको पॉलिटिकली डिग्रेड करके किसी और जगह भेजा गया, डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया, एंड यू कैन नॉट से नो, क्योंकि वो कहते हैं कि जी ये रामको है, आप कहीं पे भी हम आपको भेजें, आपको काम करना पड़ेगा। तो ये ऐसा होता है। तो ये पॉलिटिक्स भी है अंदर, कुछ ऐसी भी हैं। ये देखा है, जैसे उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि जी आप अगर यहाँ पे टेक्निकल टीचिंग प्रोग्राम है उसमें चले जाएं। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग भी दी, जो कि अरामको सर्टिफाइड टीचर की ट्रेनिंग होती है। काफ़ी अच्छा लगता है उस ट्रेनिंग को करने में। वो सारी टेक्निक सिखाते हैं आपको, फेस टू फेस कैसे इन्वॉल्व करना है, कैसे आपको
टीचर बच्चों को पढ़ाना है, कोर्स कैसे बनाने हैं, वो सारा बड़ा इंटेंसिव अमेरिकन प्रोग्राम था वो करने के बाद फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से छोड़ के आ जाऊँ। अदरवाइज वो जा सकते हैं, लेकिन आपकी करंट पोजीशन के ऊपर ही आपको डिफरेंट टाइप ऑफ दे देंगे असाइनमेंट्स के, यार वहां भी पढ़ाओ, लेकिन वो आपका बर्डन बढ़ रहा है। आपने इधर भी काम करना ही करना है, अपना अपनी रिपोर्ट देनी है, आपने वो ट्रेंड एनालिसिस भी करना है, आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करना है, आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बनानी है, आपने बेंचमार्किंग भी करनी है, आपने वो सारा काम करना है जो इनका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंदर आता है, जो आपकी इनकी मंथली या क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं, वो उन पे तो करना ही करना है, वो तो प्रेजेंटेशन देनी है। इसके अलावा आपकी HSC मीटिंग्स हैं, उन पे आप इन्वॉल्वमेंट है, इनके लोकल टूर्स हैं, आप इंस्पेक्शंस हो रही है, डूपॉन्ट की टीम आ गई है, उसके साथ भी आपको जाना पड़ा है, या कोई बाहर से स्टडी हो रही है वो भी हो रहा है। लॉस प्रिवेंशन ने आपको कोई काम कह दिया है कि यार ये हम नई चेंजेस लेके आ रहे हैं, या रूल्स बना दिए हैं, इसकी ओरिएंटेशन करनी, वो भी आपको करना पड़ रहा है। कोई प्रोसीजर रिवाइज हो गया, वो भी आपने करना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा ड्यूटीज टीचिंग वाली साइड पे चले जाएं। आपको कहा जाता है कि जी वो ओरिएंटेशन दे दें नए लोगों की जो आए हैं, हायर करने के लिए आपको जाना पड़ता है। आपको ये भी कहा जाता है कि हायरिंग करें, जैसे मैंने 13 के करीब लोगों को हायर किया है इन 12 सालों में। मुबशिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा ज़बरदस्त सेशन दिया आपने और बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी। मुझे ज़रा जाना है, तो मैं अब मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है? नहीं जी, अल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। मेरे ख्याल में चाह और रहा था कि अगर किसी का क्वेश्चन है तो अब मैं एड्रेस करूं, क्योंकि जो मेरी मेमोरी में था वो शेयर किया। विश यू बेस्ट ऑफ लक सर, कीप इन टच सर। मसूद साहब आप कीप इन टच। मैं हैमिल्टन में हूँ, आप बर्लिंगटन में, तो लेट्स हैव अ गेट टुगेदर। नजदीक हैं हम, एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह, ठीक, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मुबशिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। साइनिंग ऑफ, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सब दोस्तों का और ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच हमाद, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आपने ये सारा अरेंज किया। और हमारा जो मकसद भी यही था कि जो कुछ हमारे पास है वो हम लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उनको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट हो जाए। और इंशाल्लाह ताला वही है हमारा ऑब्जेक्टिव, भी वही है कि जो रिवार्ड है वो अल्लाह ताला की ज़ात नहीं देना है, और बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ही रिवार्ड देने वाली है, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं वो अल्लाह ताला सबको फ़ायदा दे इसका। और कोशिश यही है कि ये पैगाम जो है पहुंचे, लेकिन ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। आपने माशाल्लाह इस ग्रुप का आगाज़ किया, आपने सब लोगों को इकट्ठा किया, और ये सेशन भी आपने ही सारा अरेंज किया। जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी इजाज़त दें, और बहुत शुक्रिया हमाद, थैंक यू। हमाद एंड सैयद, थैंक यू जी जनाब, बहुत खुशी हुई, बहुत सीखने को मिला। थैंक यू हमाद एंड थैंक यू सैयद। थैंक यू जी, थैंक यू।